हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक क्वेश्चन मैट्रिक्स में क्या है आज, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड इफ कंसिस्टेंट सॉल्व देम। तो एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कैसे हम कंसिस्टेंसी इसका टेस्ट करेंगे और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यह हमको बताना है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? पहला काम, जो इक्वेशन दिया गया है उसको राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहला काम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। एज क्या है मैट्रिक्स फॉर्म? आप जानते हैं AX बराबर B, जानते हैं ना। कभी भी शुरुआत कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए यहीं से पहला काम, जो इक्वेशन दिया गया है उसको मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है। यानी राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म AX इक्वल टू B। अब A जानते हैं ना, यह A क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो जो यह इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट से मिलकर जो मैट्रिक्स बनेगा वही मैट्रिक्स क्या है? A है। तो लिखते हैं यहाँ पर, यानी A आपका क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए सबके कोफिशिएंट, तो EX1 कोफिशिएंट क्या है? 1, EX2 का है 2, EX3 का है -1, EX1 का है 3, EX2 का है -1 और EX3 का है 2। फिर आ जाइए नीचे आगे, यहाँ पर EX1 का कोफिशिएंट 2 है, EX2 का -2 है और EX3 का क्या है? 3 है। और लास्ट में भी देखिए, ये आपका क्या है? EX1 कोफिशिएंट 1 है, EX2 का -1 है और EX3 का क्या है? +1 है। यही क्या है? मैट्रिक्स ये है, यानी कोफिशिएंट से मिलकर बना हुआ मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का नाम है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये हमने लिख लिया। और कैपिटल X क्या है? यानी नंबर ऑफ अननोन्स, यानी कितना है? यानी कैपिटल X, EX1 EX2 EX3 आपके दिख रहे हैं। तो यह कैपिटल X क्या है? EX1 EX2 EX3। अगर XYZ में इक्वेशन रहता तो कैपिटल X क्या हो जाता? EXYZ। और यहाँ पर B यानी क्या है? राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म, ध्यान रखिएगा, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म यह है। अगर यहाँ पर इस साइड में, अगर इन एनी केस आपके क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म इधर दिखाई दे तो क्या करेंगे? उस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हुए साइन के साथ हम लिखेंगे क्या? B। अब B यहाँ पर क्या है? 312 -1, तो ये है 312 -1, ये आपका सूत्र में। तो यह A है, यह X है, यह B है। अब क्या करते हैं? एक मैट्रिक्स C फॉर्म करते हैं। C मैट्रिक्स क्या होता है? A और B से मिलकर बना होता है, और उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? एगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहां लिखेंगे नाउ C इक्वल टू, C बराबर जो A और B से मिलकर बना हुआ मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का नाम है एगुमेंटेड मैट्रिक्स। जानते हैं तो क्या कीजिए? पहले मैट्रिक्स A लिख डालिए, यही आपका ये है। तो क्या है? 1 2 -1 3 -1 2, और ये है 2 -2 3 और 1 -1 1 आपका ये मैट्रिक्स A है आपके सामने। और अब क्या है? B लिखना है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए डॉट लिखकर हम क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स B क्या है? 3 1 2 -1, ये लिखिए, लिखा 3 1 2 -1 आपका इस रूप में। ये मैट्रिक्स C है। और अब क्या करना है आपको पता है ना, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम A की रैंक देखते हैं, फिर C की रैंक देखते हैं, और देखते हैं कि अगर दोनों की रैंक बराबर है तो क्या होगा? द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो यह प्रक्रिया आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? पहले मैं रैंक निकालना है, तो फिर वही रास्ता जिस तरह से आप रैंक निकालने के लिए ट्रायंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उस मेथड से
क्या करते हैं, रो बाय रो, यानी केवल रो का इस्तेमाल करते हुए रो बाय रो जीरो करते जाते हैं और जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ाते जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, अब जीरो नहीं कर सकते हैं जीरो को बनाए रखते हुए, तो वह कितने रो ऐसे हैं जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, वह संख्या जो है उस मैट्रिक्स के रैंक को बताती है। तो वही प्रक्रिया, यानी इसको हमको सॉल्व करना है क्या, बाय मैट्रिक्स मेथड। कभी कभी दे देगा सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, तो यह कंसिस्टेंसी चेक करना है तो मैट्रिक्स मेथड, यानी हमको यानी क्या करना है, जो ट्रायंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म में रो बाय रो केवल रो का इस्तेमाल करते हुए शुरू करते हैं यहाँ से जीरो करना और जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1, ठीक है, मुझे इसे जीरो करना है पता है ना, और केवल रो का इस्तेमाल करते हुए वर्क करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यूजिंग, यहाँ देखिए यूजिंग क्या हो जाएगा, R2 इम्प्लाइज और क्या होगा R2 माइनस 3R1, साफ साफ दिख रहा है। फिर इसको जीरो करना है तो जानते हैं क्या होगा, यानी ये हो जाएगा R3 इम्प्लाइज और क्या होगा R3 माइनस 2R1, ये हो गया। और अगर इस चौथे रो में इस एलिमेंट को जीरो करना है यानी क्या होगा R4 इम्प्लाइज R4 माइनस R1, ये आपका हो गया, ठीक, R4 माइनस R1 हो गया। तो अब हम लोग जो है प्रोसीड करते हैं यहाँ से। अब इसको हम लोग जो है चाहे तो मिटा दें इसे, यह हो गया, और फिर इसको यहाँ से लिखते हैं। चलिए अभी इसकी ज़रूरत फिलहाल तो नहीं है, इसको हम मिटा सकते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सी मैट्रिक्स ले लिया है और अप्लाई करने के बाद क्या है, इज इक्विवेलेंट टू, ये लिख रहे हैं इज इक्विवेलेंट टू, और क्या हो जाएगा यहाँ पर पहला तो पहले रो को लिख लीजिए, ये क्या है 1 2 और क्या है -1 और ये आपका 3 है, हमने लिख लिया, ठीक। अब चलते हैं, देखिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान से, R2 माइनस 3R1 तो ये 3 है, -3 × 1 3, तो 3 - 3 कितना हुआ, 0 हो गया। ये देखिए ये 0 है आपके यहाँ पर। और आज ये R2 माइनस 3R1 तो -1 और 3 × 6 तो -1 - 6 कितना हुआ, -7 आपका यहाँ पर, ध्यान से। और फिर आ जाइए R2 माइनस 3R1 में 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 3 कितना हुआ, ये 5 आपका यहाँ पर हो गया। और यहाँ जाइए ये आपका 1 - 3 × 3 = 9, 1 - 9 कितना होता है, -8 आपके सामने ये है। तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से। और फिर इसके बाद यहाँ देखिए आ जाइए R3 - 2R1 तो 2 - 2 × 1 2, यानी ये हो गया क्या 0 आपका यहाँ पर। और फिर आ जाइए R3 - 2R1 तो -2 और -4, 2 × 2 -2 - 4 कितना हुआ, -6 आपका यहाँ पर। और फिर आ जाइए यहाँ पर R3 - 2R1 में 3 माइनस प्लस तो 3 + 2 कितना हुआ, ये हो गया 5 आपका यहाँ पर। और फिर आ जाइए यह है आपका है R3 2 और -6, 3 × 2 2 - 6 कितना हुआ, -4 आपका ये हो गया। और फिर आ जाइए लास्ट वाले रो में R4 - R1 ये 0 हो गया, ये हो गया -1 - 2 कितना हुआ, -3 हो गया। फिर आ जाइए -1 माइनस प्लस 1 + 1 कितना हुआ, 2 हो गया। और फिर आ जाइए -1 - 3 कितना हुआ, ये हो गया -4 और ये आपका इस रूप में। तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से रखकर चलना है। और चलिए अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब फिर देखिए यह 0 हो गया, अब हमको करना क्या है, 0/0 करना है, केवल रो का इस्तेमाल करते हुए इसको भी 0 करना है, कर सकते हैं। और यहाँ इसको भी 0 कर सकते हैं, दोनों को 0 कर सकते हैं, यानी 0 करना है 0 को बनाए रखते हुए, ये ध्यान रखिएगा 0 करना है 0 को बनाए रखते हुए। तो हम इन दोनों को 0 कर सकते हैं, 0 को बनाए रखते हुए। तो हम किस रो को लेंगे, आपको दिख रहा है इस सेकेंड रो को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यह 0 बना रहेगा और बाकी का 0 हो जाएगा। तो क्या तरीका है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ कोई डायरेक्ट नंबर ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट 0 होगा, 0 हो जाएगा। तो तरीका क्या होता है, अगर कोई नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर किसी रो या किसी रो में घटाने या जोड़ने पर 0 नहीं हो रहा है, लेकिन हमको 0 करना है, तो क्या तरीका होता है, इसे देखिए।
यानी मुझे यहाँ पर अगर इसको जीरो करना है, यानी आपका, चलिए पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। हम इसकी मदद से इसको भी जीरो करना है और इसको भी जीरो करना और कर सकते हैं। तो इसको करना है तो कैसे करते हैं, यहाँ देखिए, यूजिंग यह R3 है तो मैं लिख लिया R3 यहाँ पर, और R3 यहाँ भी लिख लिया। अब देखिए इसको जीरो करना इस रो की मदद से, तो देखिए तो दोनों का साइन सेम है। जब साइन सेम है तो क्या होगा, यानी जीरो होने के लिए हमको क्या कर सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस। ये देखिए अगर दोनों प्लस रहता तो भी माइनस रहता, दोनों माइनस रहता तो भी माइनस रहता, और प्लस माइनस रहता तो जोड़ने पर आपको जीरो दिखता वहां पर। तो R3 माइनस, अब क्या होता है, डायरेक्ट तो नहीं है, इसको जीरो करना है इसकी मदद से, तो क्या करते हैं, यह अपान यह, ध्यान रखिए सब में अगर कोई डायरेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है आपको कि वहाँ पर मल्टीप्लाई करके जोड़ और घटा कर जीरो हो जाए, तो फ्रैक्शन के रूप में चीज़ें आ रही हैं, तो कैसे हम करते हैं, यह अगर इसको जीरो करना है इस रो की मदद से, तो क्या यह अपान यह साइन सेम है तो नेगेटिव साइन, तो क्या हो गया 6/7 और ये हो गया R2। अभी दिखाते हैं आपको कैसे। और फिर आ जाइए आइन आपका R4, ये देखिए R4 ये है, हम इस रो की ही मदद ले रहे हैं, तो फिर देखिए R4 लिख लिया। अब फिर देखिए तो दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा माइनस, और इसको जीरो करना है इसको, तो क्या करेंगे, यह अपान यह सब में जब भी आएगा यही तरीका है। अगर डायरेक्ट कोई नंबर नहीं मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर या घटाने पर जीरो नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो यही तरीका है। यानी इसको करना है तो यह अपान यह क्या हो जाएगा 3/7 और हो गया R2। और दिखाते हैं आपको कैसे जीरो है, इसे देखिए, इट इक्विवेलेंट टू, ये आपका है 1 2 -1, ये 3 उतार लीजिए और सेकेंड रो भी उतार लीजिए, 0 -7 5 और ये हो गया -8। और अब चलते हैं, यहाँ देखिए आपका R3 -6/7, ये तो जीरो रहेगा ही। अब इसे देखिए R3 ये है, यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, R3 ये है, देखिए तो -6 है, ये लिखिए, और माइनस ये क्या है 6/7, और R2 कितना है यहाँ पर 7, हमने ये लिख लिया। यानी क्या है, यानी -6, यानी माइनस, यहाँ देखिए माइनस ये 6 है और माइनस क्या 6/7 और माइनस R2 है, ये देखिए तो ये माइनस R2 है। तो जब आप इसको जो है -6 और माइनस प्लस 6/7, यहाँ देखिए तो ये 7 से 7 कटा और -6 + 6 जीरो हुआ कि नहीं जीरो हुआ, दिख रहा है आपको। यानी यहाँ पर दोनों का साइन सेम है, तो हमने क्या किया -6/7 और R2 क्या है -7, तो 7 से -7 कैंसिल, तो -6 और माइनस ये आपका जो माइनस प्लस क्या आ गया 0 आपके सूत्र में। तो देखिए ये हो गया आपका 0 यहाँ पर, ठीक। अब चलते हैं बगल वाले को, उसको देख लीजिए। दिस इम्प्लाइज, अब क्या है R3 -6/7 R2 में। अब यहाँ देखिए तो ये, अब इसकी बात करते हैं, R3 ये है 5, ये देखिए -6/7 और R2 यहाँ पर क्या है, ये आपका 5 है, तो 7 × 5 = 35 ये हुआ, और 6 × 5 = 30/7 कितना रहा 5/7। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से, तो इसका मान कितना हुआ, ये हो गया 5/7। अब चलते हैं इसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए R3 आपका क्या है -4, और ये देखिए -6/7, ये देखिए, और आपका R2 क्या है -8, हमने ये लिया, होगा ना -8 आप ये ले लिया। तो क्या मान आ रहा है, यहाँ देखिए तो -4 और प्लस 8 × 6 = 48 और बटा 7, और ये क्या होगा माइनस को इधर ले जाइए, -28 और प्लस 48/7 कितना होगा यहाँ पर, यानी 20/7। देख लीजिए 20/7। तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से, और यह आपके सामने इस ढंग से है। और चलिए आपको दिखा दिया, इसका मान क्या है 20/7 ये आ गया। अब चलते हैं लास्ट वाले पर, यह तो जीरो है ये भैया जी। अब इसको फिर देख लीजिए, ये भी जीरो कैसे हो रहा, यहाँ पर यह आपका क्या है R4 आपका क्या है, ये देखिए -3 और -3/7 R2 कितना यहाँ पर है -7। देखिए फिर 7 से 7 कटा, माइनस प्लस, तो -3 + 3 और कितना आ गया 0 आपके यहाँ पर।
और फिर आ जाइए यहाँ पर देखिए R3 यानी R4 2 है -3/7 R2 यहाँ पे कितना है 5 आपके यहाँ। तो क्या हुआ 7 दूनी 14 यानी 14 - 15/7 कितना है -1/7। ये देखिए -1/7, तो ये आपका मान क्या हुआ -1/7। और फिर लास्ट वाला R4 ये आपका -4 है और -3/7 ये देखिए। और R2 क्या है -8 आपका हो गया। तो यहाँ देखिए तो -7 चौका 28 और प्लस ये कितना हुआ 8 त्रिक 24, एक लाइन लिख देते हैं तब आपको दिखाते हैं। ये है -4 और प्लस 8 त्रिक 24/7 माइनस मल्टीप्लिकेशन ये हो गया -7 चौका 28 और प्लस 24/7 कितना आ रहा है -4/7। ये आपका 28 है -4/7 आपका इस रूप में। तो मान कितना आया -4/7 आपके रूप में। तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस बिल्कुल लगाइए, इस ट्रैक से सब लगने वाले हैं। तो इसके बाद अब देखिए जीरो करना है, जीरो को बनाए रखते हुए जीरो की संख्या रो बाय रो मुझे बढ़ानी है। तो यह जीरो है। अब देखना क्या कुछ और जीरो हो सकता है क्या जीरो को बनाए रखते हुए। यहाँ से जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ानी भी है। तो अब यहाँ पर देखिए तो हम इसको क्या जीरो कर सकते हैं, क्या जीरो करना है जीरो को बनाए रखते हुए। हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। किसको लेंगे, इस रो को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों जीरो है तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा और हम इसको जीरो कर सकते हैं। जीरो को बनाए रखते हुए कैसे होगा इसे देखिए। यह फिर तरीका वही, यह आपका चौथा रो है तो क्या लिखें यूजिंग, ये देखिए R4 और दोनों का साइन क्या है ये लिख रहे हैं R4, ठीक। साइन क्या है अपोजिट है, ठीक। तो साइन आपका अपोजिट है तो क्या लिखेंगे प्लस। अब यहां देखिए क्या है आपका R4 प्लस यहां पर क्या है -1/7 अब प्लस 5/7 यानी 1/7 और क्या है प्लस 5/7। यहाँ देखिए तो R4 प्लस यानी क्या है, मैंने बोला है क्या तरीका बोला है, नंबर देखिए डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जीरो करने के लिए कोई ऐसा नंबर नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करके आप काम कर सकते हैं आसानी से। तो अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो फिर वही तरीका साइन अपोजिट है तो जोड़ने पर। फिर क्या तरीका होता है, यह इसको जीरो करना इस रो की मदद से। तो क्या करेंगे यह अपान यह यानी इधर देखिए 1/7 अपान क्या होगा 5/7। तो 1/7 और क्या होगा 5/7। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/7 इंटू 7/5 और क्या आ गया 1/5। तो यहां क्या लिखेंगे प्लस 1/5 और क्या हो जाएगा R3 1/5 और क्या हो जाएगा R3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भी कोई डायरेक्ट नंबर नहीं मिलता है कि इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ने या घटाने पर, तो क्या तरीका है किसको जीरो करना, उस एलिमेंट को किस रो के माध्यम से करना। यानी यह एलिमेंट अपान वह एलिमेंट, यानी जिस रो के एलिमेंट को जीरो करना है पहले उसको लिखिए और जिस रो के एलिमेंट्स की मदद से जीरो करना चाह रहे हैं यानी यह अपान यह। हमेशा ध्यान रखिएगा जिस रो को जीरो करना है जिस रो के एलिमेंट को तो वह लिखिए पहले, और अपान जिस रो की मदद से जीरो कर रहे हैं तो वह उसके बाद वाला एलिमेंट लिखेंगे यानी यह अपान यह। तो यह आपके सामने है और चलिए आगे प्रोसीड करते हैं और देखिए क्या रहा। तो R4 यानी यहां पर दिस इंप्लाई R4 लिखा है इज इक्विवेलेंट टू, यहां लिख रहे हैं। तो यह तो आपका क्या है लिख लीजिए 1 2 -1 3 और ये क्या है 0 -7 5 और ये है -8, ये हो गया, ठीक। अब इसको लिख लीजिए 0 0 और ये है क्या 5/7 और ये क्या है 20/7। अब चलते हैं यहाँ दिखाते हैं। ये देखिए ये तो 0 रहेगा और 0 रहेगा, इसमें कुछ नहीं बदल रहा है। अब यहाँ दिखाते R4 कितना है -1/7 अब प्लस 1/5। R3 कितना यहाँ पर है, R3 देखिए तो क्या है 5/7। ये 5 से 5 कटा -1/7 प्लस 1/7 जीरो हुआ कि नहीं जीरो हुआ, ये देखिए आपका जीरो हो गया। अब फिर यहां आ जाते हैं लास्ट वाले में, यानी इस पर क्या है R4 यानी क्या है -4/7 अब प्लस 1/5
और यहाँ देखिए R3 कहाँ क्या है 20/7, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 20/7, तो 5 चौक को 20 -4/7 अब +4/7 ये आ गया और यह बराबर क्या हुआ 0 आपका सूत्र में। तो यह भी क्या आ गया 0 आपके सूत्र में। अब सारा आपने वर्क कर लिया है। अब देखिए तो क्या कुछ और भी 0 हो सकता है क्या 0 को बनाए रखते हुए? अब यहां तो सब 0 है, इसको 0 करेंगे तो यहां 0 गायब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी क्या है अब 0 नहीं कर सकते हैं 0 को बनाए रखते हुए। तो यह काम आपका पूरा हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब देखिए आप रैंक निकालते हैं, यानी बोला क्या 0 को बनाए रखते हुए 0 करना है और 0 की संख्या रो बाय रो बढ़ाते हुए हम यहां तक पहुंच चुके हैं। और अब संभव नहीं है 0 कर पाना 0 को बनाए रखते हुए। तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए की रैंक क्या है, मैट्रिक्स सी की रैंक क्या है और वहां से आगे प्रोसीड करते हैं। तो आप हमें बताइए यह जो मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स आपको साफ साफ दिख रहा है कौन सी मैट्रिक्स है? ए है, क्योंकि जो सी मैट्रिक्स लिखते हैं ए और बी से मिलकर बनी हुई मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। तो यह आपको पता है ए है और यह क्या है बी है, आप जानते हैं, बता चुके हैं। तो यह मैट्रिक्स सी है और देखिए तो यहां पर यह मैट्रिक्स ए है। और मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, तो रैंक निकालने क्या होता है द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। मैं लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं इस मैट्रिक्स ए का, रोज ऑफ ए, यानी ए का अगर कहें द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ ए, यानी यही मैट्रिक्स ए है, कितने ऐसे रो हैं जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं हैं। तो कितने दिख रहे हैं, एक, ये देखिए 1 2 3, ये तो सब जीरो हैं। तो कितने एलिमेंट कितने रो हुए 1 2 3, यानी कितने हैं 3 हुए। नंबर ऑफ नॉन जीरो यानी ऐसे रो की संख्या जिसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है। तो कितने हैं 1 2 3 और आपका क्या हुआ यहां पर देयरफॉर रैंक ऑफ ए। तो रैंक ऑफ ए क्या हुआ 3। तो रैंक होता ना एचेलॉन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म में, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन ए मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो 3 है, तो मैट्रिक्स ए की तो रैंक हो गई 3। अब पूरा चलते हैं, पूरी मैट्रिक्स से बात करते हैं। पूरी मैट्रिक्स क्या है जानते हैं ना, पूरी मैट्रिक्स क्या है सी है। तो यहां आप देखकर बताइए फिर, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स सी, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स सी, यानी सी की बात करें तो पूरी मैट्रिक्स सी है। तो ऐसे कितने रो हैं, ऐसे कितने रो हैं जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है। तो यहां भी कितना दिख रहा है 1 2 3, यहां पर सब जीरो हैं। तो यहां भी क्या आ गया आपका बराबर 3। तो यहां भी क्या निकला रैंक ऑफ सी बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो यहां दिख रहा है ए की रैंक भी 3 है, सी की रैंक भी 3 है। तो जब दोनों की रैंक बराबर होती है तो इक्वेशन क्या होता है कंसिस्टेंट होता है, बता चुके हैं। सिंस इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है तो 2 हिस्से बढ़ते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन का देता है, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन का देता है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है जब ए की रैंक सी की रैंक बराबर तो है, लेकिन क्या है यह बराबर किसके हो, अगर नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो। तो नंबर ऑफ अननोन कितना है यहां पर x1 x2 x3 3 ही है ना। तो नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, आपका ए की रैंक भी 3 है, सी की रैंक भी 3 है। तो क्या निकला रैंक के बराबर रैंक सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 3। देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और कैसा सॉल्यूशन रखेगा एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। मैंने बता रखा है कि अगर रैंक दोनों की रैंक बराबर हो और नंबर ऑफ अननोन भी बराबर हो, तीनों बराबर हो, यानी ए रैंक ए की रैंक भी हो, सी की रैंक भी वही हो और नंबर ऑफ अननोन्स भी वही हो, यानी वह अगर तीनों बराबर हैं तो इस केस में वह क्या होता है इक्वेशन इट हैज कंसिस्टेंट तो रहता ही है एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है। अब मैं इसको जो है मिटाता हूं, यानी अब हम लिख सकते हैं सिंस, यहां देखिए
रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, और नंबर ऑफ अननोन्स कितना है 3, x1 x2 x3। इसकी भी ए की रैंक भी 3 है, सी की रैंक 3 है और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है। तो क्या हुआ, देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent, ठीक, and it has unique solution, and it has unique solution। ये है, और यह जब है तो यहां से अब हम लोग जो है यानी कह रहा है कि कंसिस्टेंट तो है, आपने दिखा दिया, और कह रहा है कि सॉल्व कीजिए, जो यूनिक सॉल्यूशन है सॉल्व करके बताइए कि वो कौन क्या मान उसका है, यानी क्या करना है, मुझे x1 x2 x3 का मान निकालना है। अगर xyz में इक्वेशन रहता तो xyz का मान निकालते, लेकिन यहाँ पर x1 x2 x3 के रूप में इक्वेशन था, तो मुझे किसका मान निकालना है, x1 x2 x3 का। तो कैसे निकालते हैं इसे देखिए, ये जो मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी 9 यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, क्या है 1 2 -1 3 0 -7 5 -8 और 0 0 5/7 और यह है 20/7 और 0 0 0 0 आपके इस रूप में। इम्प्लाई मुझे ax बराबर b के रूप में लिखना है इसको, तभी तो सॉल्व करेंगे। x1 x2 x3 का मान कैसे लिखेंगे इसे देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं। ax बराबर b यानी दिस इम्प्लाई, यानी ax बराबर b का b के रूप में हम इस मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए a क्या है जानते हैं ना, a आपका यही मैट्रिक्स है ना, लिख लीजिए यहाँ पर a आपका क्या है 1 2 -1 और 0 -7, ये है 5 और फिर क्या है 0 0 5/7 और फिर क्या है 0 0 0, ये है आपका a। आ रहा समझ में ना, ये आपका a है। और x यानी x नंबर ऑफ अननोन्स, यानी x यानी कैपिटल X है तो उसमें नंबर ऑफ अननोन्स यानी क्या है x1 x2 x3, ये है आपका इस रूप में। और कैपिटल B यानी क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म होता है राइट हैंड साइड में, तो कौन सा है, यही ना है, साफ साफ बता चुके हैं। यानी आपका कैपिटल B क्या है, यही आपका है यह कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या है 3 -8 ये 20/7 और फिर क्या है 0 आपका इस रूप में, ये देखिए ठीक। अब मुझे x1 x2 x3 का मान निकालना है, कैसे निकाला जाएगा, अब क्या कीजिए इसको जो है इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखेंगे, जैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पता है ना, ये 3 × 3 है, ये 3 × 1 है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × x1 क्या होगा भैया x1 प्लस 2 × x2 क्या हुआ 2x2 और -1 × x3 कितना हुआ -x3। जानते हैं ना, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और बराबर किसके है यहाँ पर, ये आपका 3 है। फिर आ जाइए सेकंड पर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 × x1 0 हो गया, ये क्या -7x2, ये लिख रहा हूं -7x2 और यहां पर क्या है अब प्लस इसका, इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या है 5x3 अब बराबर कितना है -8 आपका हो गया। और तीसरा ये देखिए यह जी 0x1 ये आपका खत्म, प्लस 0x2 ये भी खत्म, यहाँ क्या है 5/7 और x3 ये देखिए x3 अब बराबर किसके है यहाँ पर 20/7 और लास्ट में क्या है सब 0 है।
कुछ नहीं मिलेगा, ये आपका हो गया। अब हमको x1 x2 x3 का मान निकालना है, तो यहाँ देखिए तो ये 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो ये क्या है 5x3, ये देखिए 5x3 इक्वल टू 20, ये देखिए तो यहाँ 5 से 20 कटा तो x3 बराबर कितना मान आया, x3 बराबर आपका 4 आया, 5 चौक 20, तो x3 का मान आपका आ गया यहाँ पर 4 आपका इस रूप में। और अब x2 निकालना है, ये x2 निकालने के लिए x3 का मान उठा कर रखिए, x2 निकल जाएगा। तो क्या है -7x2 और x3 क्या है 4, तो +5 × 4 इक्वल टू कितना है -8। यहाँ देखिए -7x2 ये -8 है और +20 5 चौक 20 उधर जाएगा -20, ये हो गया आपका यहाँ पर -20, ये देखिए तो -7x2 इक्वल टू -28। फिर देखिए डिवाइड हो जाएगा तो 7 चौक 28 माइनस माइनस प्लस, और x2 भी क्या आ गया 7 चौक 28 आपका हुआ, तो x3 मान निकल गया, x2 का भी मान निकल गया। अब x1 का मान निकालना है, तो इस इक्वेशन में आप उठाकर जो है पुट करके निकाल लीजिए। तो ये देखिए क्या x1 तो ही है, आप +2x2 2 × 4 और -x3 ये भी 4 है, और ये क्या है 3 आपका है, ये देखिए। तो दिस सिंप्लाई, यहाँ देखिए तो x1 4 दूना 8, 8 में से 4 गया 4, और जब उधर ले जाएंगे तो 3 - 4, और x1 बराबर क्या आ गया -1 आपका इस रूप में। तो x1 का मान निकल गया, x2 का मान निकल गया, x3 का मान निकल गया, यही कंप्लीट क्वेश्चन है। अब एक चीज और बता दें कि चेक करने के लिए, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो मान आपने निकाला है यानी x1 x2 x3 का मान या xyz में रहता, तो xyz का मान जो आप निकाले हैं वह मान सही है कि गलत है, उसको वेरीफाई करने के लिए जो आपके पास चारों इक्वेशन थे, जो क्वेश्चन में चारों इक्वेशन दिए थे, उसमें किसी में आप पुट कर दीजिए x1 x2 x3 का मान, और पुट करने पर देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड जो मान आप पा रहे हैं पुट करने पर देखेंगे वही मान क्या होगा राइट हैंड साइड में दिखाई देगा। यानी आप x1 x2 x3 का मान चारों में से किसी क्वेश्चन पुट कीजिए, वह आपको सेटिस्फाई करता हुआ दिखेगा। अगर आपने मान बिल्कुल सही सही निकाला है तो यह आपको बता दिया है वेरीफाई करने के लिए कि जो मान आपने निकाले हैं सही कि गलत है। किसी में पुट कीजिए जो दिया गया क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस हैं, और देखेंगे पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो मान निकाला है बिल्कुल एक्यूरेट है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये हम डिस्कस किए हैं आज, और कुछ इसी पर कंसिस्टेंसी पर लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।